मैं यहाँ पे आया था ना, उस वक्त इस बिल्डिंग को एक ट्रेजेडी हुई थी कि इसके अंदर क्रैक्स आ गए थे। और वो क्रैक्स कैसे आए, इसकी बुनियादों में पानी पड़ गया। फिर मैं अकेला नहीं था, मेरा डिपार्टमेंट आसार कदीमा पूरा यहाँ आया। हमने फिर यास्मीन लारी साहिबा, जो हमारे मुल्क की एक नामी गरामी आर्किटेक्ट है, उनको भी यहाँ बुलाया कि इसको बचाना कैसे है। तो फिर उसके बाद वो सारे प्लान बनते रहे, लेकिन 89 में हमने इसको दोबारा रिपेयर की थी, जब हमने इसकी मरम्मत की। लेकिन उसमें हमारा जो पहला मेन पर्पज़ ये था कि इसकी ओरिजिनलिटी को डैमेज नहीं करना और ना होने देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी भी कायम है ओरिजिनल हालत में, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आया अभी तक। बिल्डिंग में आया था ना मैं, तो उस वक्त सिर्फ इसके अंदर 5 तस्वीरें थीं जो डॉक्टर साहब की लगी थी। लेकिन जब इसकी मरम्मत की, ये करीबन को 5 साल आम लोगों के लिए बंद थी। फिर 90 में मैंने इसको फर्स्ट टाइम खोला है और मुझे नहीं इल्म था कि लोग कहाँ से आएंगे। मैंने ये जितना काम किया ना इसके अंदर तस्वीरी शक्ल में, इसमें मैंने एजुकेशन रिकॉर्ड लगाया, डॉक्टर साहब की विल लगाई। अब जो लोग रिसर्च वर्क करना चाहें वो यहाँ आकर उनकी फ़ोटोग्राफी भी लगा सकते हैं, उनके बारे में मालूमात भी ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब की जर्मनी की डिग्री है PhD की, वो भी मैंने मुकम्मल लगाई। किन के लिए? जो MPhil के स्टूडेंट हैं वो आते हैं यहाँ पे। छोटी सी लाइब्रेरी से हमने तकरीबन अभी तक करीबन कोई 8 बंदों ने MPhil किया है इकबालियात के ऊपर। लेकिन मैं कहता हूँ जब तक आप उनकी लाइफ को नहीं ना पढ़ते, उनकी फ़िक्र को नहीं फॉलो कर सकते। लाइफ पढ़ना बहुत अहम है, फिर आप फ़िक्र पे जाएंगे। पहला दरवाज़ा अगर आप इसका देखें जो इसकी बैक साइड पे है, वो 1861 का लगा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे नन्ना इकबाल खड़ा है, शायद उस वक्त इकबाल को भी पता नहीं होगा। तो किसी फ़कीर ने आकर कुछ मांगा है और डॉक्टर साहब के पीछे उनके वालिद मोहतरम खड़े हैं शेख नूर मोहम्मद। डॉक्टर साहब शायद को थोड़ा सा तल्ख बोले, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा इकबाल, रोज़े क़यामत जब आप वहाँ जाएंगे तो ये फ़कीर आपसे मांगेगा, तो क्या आप दे पाएंगे? अल्लामा ने कहा नहीं। तो फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी जो किसी ने मांगा, डॉक्टर साहब ने पहले दिया कि उधर नहीं मांग लो, इधर मांग लो, उधर मेरे पास कुछ नहीं होगा। जब डॉक्टर साहब ने FA का इम्तहान पास कर रहे थे ना, और इसी घर में रहते थे, तो स्कॉच मिशन इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते थे, तो कुरान पाक का रोज़ पढ़ना मामूल है शेख मोहम्मद इकबाल। और यह ट्रेनिंग किसकी है? शेख नूर मोहम्मद की।
पहला काम तहज्जुद पढ़नी है, नमाज फजर पढ़नी है, फिर कुरान पाक की तिलावत करनी है। अब डॉक्टर साहब के वालिद साहब आते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर साहब कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं भी क्या पढ़ रहे हो? वालिद साहब को कहते हैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। 3 दिन ये मामूल, तीसरे दिन जब डॉक्टर साहब के वालिद ने कहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसने कहा अब्बाजान कुरान पाक। कहते नहीं, इसको इस तरह से पढ़ो जैसे आप पे नाजिल हुआ है। अब वो टाइम है 1895 का। डॉक्टर साहब चले गए लाहौर, ठीक है जी। वहाँ पर इनके बड़े भाई ने बाज़ार हकीमा में एक 2 मंजिला मकान लेकर दिया और वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास सियालकोट का एक मुलाजिम भी गया रखा था। और मज़े की बात यह कि अली बख्श भी वहाँ पर इनके पास आया और उसने कहा कि एक अल्लामा की ज़िंदगी का ऐसा दौर आया जिसमें डॉक्टर साहब ने खाना पीना छोड़ दिया और कहते थे मुझे कुरान पाक दे दो। 2 माह मुसलसल दिन रात कुरान पाक पढ़ा और ज़ारो कतार रोते थे। और जब कुरान पाक के औराक आंसू से तर हो जाते तो कहते मियाँ जी ज़रा इसको धूप में रखो, सूख जाए ताकि फिर दोबारा पढ़ूँ। और इस दौरान कहते थे अली बख्श मुझे कुछ दूध पिला दो, कमज़ोरी आ गई है। तो ये इनकी मामूल था। और उस कुरान पाक का जिक्र अभी पिछले साल उनकी बेटी मुनीरा बानो ने एक इंटरव्यू में बाकायदा किया है कि उसका इतना असर था। वो कहती हैं कि जब मैं परेशान होती तो उस कुरान पाक को मैं अपनी गोद में रख लेती थी और ये अल्लाह बेहतर जानता है कितना सुकून मिलता होगा। फिर उसका उन्होंने बताया भी कि मेरे भाई ने जस्टिस एस.ए. रहमान को दिखाने के लिए दिया था, ना कि ले जाने के लिए, और जस्टिस साहब ले गए। कहते मुझे उस दिन से बड़ी अफसोस है और बड़ी तकलीफ़ है और जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे कुरान पाक याद आता है। तो ये डॉक्टर साहब की एक रूहानियत है और किस की दौर की? जवानी की, बुढ़ापे की नहीं, जवानी की रूहानियत है जो बाज़ार हकीमा में भी रही। और सबसे पहले जो मुशायरे में इन्होंने अशार पढ़े, गज़लें पढ़ी, उसमें एक शेर था जिससे शेख मोहम्मद इकबाल बड़ा अरूज पर गए। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क के इनफाल के। उसके बाद डॉक्टर साहब ने किसी से कोई इस्लाह नहीं ली, दाग दहलवी को भी छोड़ दिया। फिर ये मुशायरे होते थे हकीम अमीनुद्दीन की हवेली में। जब डॉक्टर साहब ने तहरीक में काम शुरू किया है ना, उससे पहले 1904 में अल्लामा की मुलाकातें की लोगों से। नवाब सलीमुल मुल्क, नवाब वक़ारुल मुल्क, मौलाना शिबली नुमानी, अल्ताफ़, इन सब से डॉक्टर साहब के ताल्लुकात बन चुके थे। फिर ये जो मुस्लिम लीग है 1907 में अनाउंस हुई है, लेकिन इकबाल तो अटैच थे उसके साथ। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? मौलाना मीर हसन जो सियालकोट में इनके उस्ताद थे, क्योंकि मीर हसन वो बंदा है जिसके घर डॉक्टर साहब बाकायदा तरबियत करते थे और उनसे इनके लिंक इतने पुराने हैं, शायद इनके वालिद से भी ना हों जितने उसके साथ मौलाना के साथ थे। क्योंकि एक दौर ऐसा आया था कि यहाँ पे लोगों ने कहा कि हमने इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये फ़रंगियों की ज़बान है। तो मौलाना मीर हसन वो थे जिन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल में एक कमरा लेके अंग्रेज़ी ज़बान के लिए बच्चों को पढ़ाई। वो कहते थे अगर हम ये ज़बान नहीं पढ़ेंगे तो उनकी बात को कैसे फॉलो करेंगे। अगर यही चीज़ आप 1930 में देखें ना खुतबा इलाहाबाद में, तो अल्लामा ने वो दानिस्ता इंग्लिश में खुतबा दिया है, उर्दू में नहीं है। किस लिए को मैसेज किसको दे रहे हैं? फ़रंगियों को, कि हमने आपसे ये काम लेना है। शायरी में जो डॉक्टर साहब का ज़्यादा अंसर है वो सिर्फ़ कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है।
और जगह जगह पे है। जैसे आप लप्याती को ले लें, इसका आखिरी शेर है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। सूरह अल-हम्द की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये उसका तर्जुमा है। अल्लामा ने जो ज़िंदगी में काम किया है ना, वो क्या किया है, इश्क़ रसूल पाक, उसका वो जगह जगह बरमला जिक्र करते हैं। हत्ता कि 60 साल की उम्र हुई तो डॉक्टर साहब रोते थे, कहते थे कि मेरी उम्र जो है वो हुजूर पाक से ज़्यादा ना हो। तो मैंने उनकी लाइफ को जब पढ़ा तो मैंने एक चीज़ सीखी कि यार मैं अपने हिस्से का काम क्यों ना करूं, मैं उसको वकील क्यों ना बनाऊं, जब रोज़े महशर वहाँ जाऊं। चलो गुनाहगार तो हैं ही हम, चले हमारी कुछ डॉक्टर साहब सिफारिश ही कर देंगे कि इसने मेरे घर को बचाया है। तो मैंने ये सोच के सारा काम किया था। और रूहानियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो डॉक्टर साहब के बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं जो आप सुनते रहते हैं, और उसका जो रावी है वो अली बख्श है और कोई पता नहीं है। जैसे एक वाक़या आप सुनते हैं लस्सी वाला, वो अल्लामा का मैकलो रोड का घर है, वहाँ पे डॉक्टर साहब 1922 से लेकर 1935 तक रहे हैं। और उसमें ये है कि अली बख्श को 1:40 पर वो उठाते हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब और अली बख्श 2 बंदे सोते हैं कमरे में, तीसरा आदमी नहीं सोता। उसको कहते हैं यार मेरे बिस्तर की चादर सीधी करो, ये किताबें मेरी ज़रा संभालो, को मेहमान आ रहे हैं। अली बख्श परेशान हो गया कि रात के 1:40 पे कौन से मेहमान आ गए। वो कहता है मैं जनाब सफाई कर रहा हूँ, चीज़ें संभाल रहा हूँ, तो दरवाज़ा अभी नॉक भी नहीं होता तो डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलते हैं, 2 बुज़ुर्ग आकर बैठ गए, उनसे गुफ्तगू हो रही है। उसको दौरान गुफ्तगू कहते हैं कि आपके तवाज़ो किससे करें, तो उन्होंने कहा जी मन सान लस्सी पिलाओ। अब अली बख्श परेशान है कि लस्सी रात के 2, सवा 2, 2:30 बजे कहाँ से आएगी। उसको कहते हैं मियाँ जी ये बर्तन लवो तो लक्ष्मी चौक जाओ। कहता मैं बड़ा परेशान जा रहा हूँ, मैंने क्या देखा, वहाँ पर एक रेहड़ी लगी हुई है, लस्सी वाला लस्सी बेच रहा है, 2 पी रहे हैं। मैंने उसको बर्तन दिया तो उसने लस्सी डाली, मैंने कहा पैसे। वो बंदा ज़रा तलखी में बोला कि चल साढ़ा इकबाल नाल हिसाब चलता है। कहना मैं और परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है, डॉक्टर साहब वहाँ ये लस्सी बेच रहा है, इसका कैसे आपस में लिंक है। खैर कहता मैं ले आया, लस्सी पी ली, लेकिन छठी इस मुझे परेशान करती रही कि ये लोग कौन हैं। और कहता जब वो जाने लगे तो मैंने एक साइड पर छुप के देखा कि वो जैसे जैसे गली में गए तो उनके कद बढ़ने शुरू हो गए, एक जगह पर जाकर वो गायब हो गए। को 3-4 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने बुलाया, उसने कहा डॉक्टर साहब कहते हैं मियाँ जी मन पता तुसी परेशान हो सिंधे, लेकिन मेरे नाल एक वादा करो कि मेरी ज़िंदगी च किसी को दसना नहीं कि वो कौन सी और मेरा की ताल्लुक सी। फिर उन्होंने बताया कि वो जो लोग आए थे एक हज़रत अली हजवेरी थे और हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी थे, और जो बेच रहा था वो हज़रत मियाँ मीर और 2 बुज़ुर्गों के नाम बताए। फिर अली बख्श कहता है मैं सोच में पड़ गया कि ये लोग भी अल्लामा मेरे मालिक के पास आते हैं। और उसने ज़िंदगी में डॉक्टर साहब को आका या डॉक्टर साहब, तीसरा लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया सारी ज़िंदगी। जब तक हम असलाफ की चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र नहीं करते या इनको आगे आने वाले बच्चों को मुंतकिल नहीं करते तो मेरे ख्याल हम अपनी ड्यूटी से इंसाफ नहीं करते। तो हमारा फ़र्ज़ है कि इनको आगे आने वाले बच्चों को हम, आने वाली नस्ल को हम मैसेज दें कि भाई इस तरह से हमारे असलाफ थे, तो आपने ये ड्यूटी आगे ट्रांसफ़र करनी है। यानी इट मीन्स के दिए से दिया जलाना बहुत ज़रूरी है। अल्लामा साहब
बीमार थे। ठीक है, एक बंदा डॉक्टर साहब के पास आया और उसने आके डॉक्टर साहब के बेड पे लिखा पाकिस्तान। उसने कहा डॉक्टर साहब ए ना ठीक है? कहते यार एहो ही ना तो मैं देखिया, एहो ही ना एदा पाकिस्तान ही रखा जाएगा। गो के डॉक्टर साहब की डेथ 38 में हुई है। करीबन 9 साल बाद मुल्क पाकिस्तान बना है, लेकिन नाम उन्होंने पहले बता दिया। ये जो हमारी बिल्डिंग है ना, जिसका नाम इकबाल मंजिल है, ये महकमा सारे कदीमा की प्रॉपर्टी है, मलकियत है, क्योंकि उन्होंने ख़ानदान इकबाल से इसको 1970 में ख़रीदा था। और मैं जब यहाँ आया था तो मुझे यहाँ पे भेजा गया था एज ए कस्टोडियन कि आप इस बिल्डिंग को बचाएं। और शायद मुझे इल्म नहीं था कि इतना बड़ा काम मैं करूँगा, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सियालकोट हमारा उस वक्त बिग सिटी भी नहीं था, अब ये बिग सिटी है और सैलरी भी कम होती थी। लेकिन इसको मैंने चैलेंज समझा, किया काम। बल्कि इस बिल्डिंग के लिए आप हैरान होंगे, कई जगह से मुझे 9 नवंबर को फ़ोन आते हैं, आप आएँ जी। मैं कहा जी आपको गोल्ड, मैं कहा यार गोल्ड मेडल अपने पास रखे, मेरा जो है ना यहाँ का रहने वाला है जिसका नाम इकबाल है, वो मुझे छुट्टी नहीं देता। तो फिर लिहाजा मैं इन चीज़ों से, मुझे कोई ऐसी तमन्ना नहीं है।